हाई कोर्ट ऑर्डर्स 6800 नियुक्ति और 19,000 सीटें 27-21% ऑर्डर भी आ सकता है। गवर्नमेंट आदेश क्या है और आरक्षण एक्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि सरकार ने खुद बताया था कि इस तरीके से जो आरक्षण लागू किया जाता है तो इसको आरक्षण माना जाएगा। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। लगातार उन्नत शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लगातार उनकी कोशिश है कि ये केस निस्तारित हो और उनको एक जॉब मिले, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से चला पाएँ और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना पाएँ। अब 5 जनवरी को लिस्ट आने के बाद में लगभग 2 साल हो गए संघर्ष करते हुए, अभी तक किसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उसके बाद में एक 6800 लिस्ट जारी होती है, उसको भी 8 से 9 महीने करीबन हो जा रहे हैं, लेकिन उसको भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अब केस चलते-चलते फाइनल की रिजर्व कोर्ट मतलब ऑर्डर जो रिजर्व हो चुका है, तो अभी कोर्ट ने सहूलियत दे दी कि आप अपना रिटेन सबमिशन सबमिट कर सकते हैं। अब रिटेन सबमिशन जब सुनवाई बंद हो गई, रिटेन सबमिशन की बात कह दी है, तो रिटेन सबमिशन में भी सब लोग अपना-अपना टीम, जितनी भी ए टीम हो चाहे बी टीम हो, ओबीसी एससी आरक्षण को लेकर 400 की नियुक्ति वाले हों चाहे जनरल वाले अभ्यर्थी हों, तो सभी लोग पूरी दम लगा रहे हैं कि वो लोग जीते। अब उसी बीच में बता देता हूँ, जो एक ऑफिशियल आदेश आया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बता देते हैं। फिर जो सबमिशन में लोग रिटेन सबमिशन में जमा कर रहे हैं, तो उनसे किस तरीके से 27-21 की जीत हो सकती है और 68,000 को भी यहाँ पर नियुक्ति मिल सकती है, तो बात करेंगे वीडियो में। तो सरकार की तरफ से एक जियो जारी किया गया था, जो कि आपने पहले भी देखा रखा होगा, चैनल पर दिखाया भी गया था, लेकिन 5 जनवरी 2022 का है ये। जबकि यहाँ पर एक तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 की तरफ से प्रयागराज की तरफ से विषय आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा था, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। अब इस प्रक्रिया में परामर्श बिंदु कौन से थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किए जाना व नवीन चयन सूची जो जारी हुई थी उसको अनुमति प्रदान करने की अनुरोध किया गया था। 13/12/2021 उल्लिखित बिंदु कार्मिक विभाग से प्राप्त परामर्श के आधार पर ही नियुक्ति होगी। मतलब कि उसने स्पष्ट कर दिया था 4/1/2022 की संदर्भ ग्रहण कराने के, कि महिला आरक्षण की जो बात थी और नवीन चयन के विकलांग वाले मतलब अभ्यर्थी थे उनके चयन की प्रोसेस। यहाँ पर पहला बिंदु था, स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कि कुल 100 पद हैं के सापेक्ष 20% महिला क्षैतिज आरक्षण हेतु 20 पद निर्धारित होते हैं तथा 25 महिलाएं अपनी गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी के 50 पदों के प्रति चयनित हो रही हैं, जिसमें 21 सामान्य, 2 अन्य, पिछड़ा वर्ग और 1 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का क्या प्रतिशत रह जाएगा, ये था। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया था कार्मिक विभाग ने, कुल पदों की जो सापेक्ष है वो 20% महिलाएं क्षैतिज आरक्षण हेतु 20 पद निर्धारित होते हैं, तब 25 महिलाएं अपनी गुणांक के आधार पर आरक्षित वर्ग के 50 के प्रति चयनित हो रही हैं, जिसमें कि 20 सामान्य, 25 सामान्य, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 अनुसूचित जाति और महिला अभ्यर्थी सम्मिलित हों, तो ऐसी स्थिति में 20% महिला आरक्षण पूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर जो 20% महिला आरक्षण था, उसके बाद में 80% में अगर महिलाएं जाती हैं तो अनरिजर्व में आएंगी और 20% में महिलाएं आरक्षण में आएंगी। तो ये स्पष्ट है कि जो अगर कोई व्यक्ति कट ऑफ पार करके अगर जनरल की यूआर मेरिट में जाता है, तो वो जनरल में यूआर में ही माना जाएगा, ना कि उसकी कैटेगरी में। वही कंडीशन यहाँ पर ओबीसी और एससी को लेकर थी कि जो यूआर में सेलेक्टेड है ओबीसी, तो वो तो अनरिजर्व में हो गए, और उसके नीचे जितनी भी 21 से 27% की अभ्यर्थी चयनित होने थे वो लिस्ट मानी जाएगी, ये चयनित वाली है। लेकिन सरकार ने दोनों को काउंट करके लगभग बता दिया कि 27% से ज्यादा अभ्यर्थी चयनित हो गए।
तो ये पॉइंट है। दूसरे बाद में उसमें दूसरा परामर्श भी आया था इसमें, दूसरा में कुल 100 पदों के सापेक्ष 20% के आधार पर महिला क्षैतिज आरक्षण हेतु 20 पद निर्धारित होते हैं। यदि चयन करते समय अनारक्षित श्रेणी में 0, अन्य पिछड़े वर्ग में 10, अनुसूचित जाति में 5 व अनुसूचित जनजाति में 5 अभ्यर्थी चयनित होते हैं तो क्या महिला आरक्षण पूर्ण माना जाएगा? तो इसमें भी उन्होंने वही बात बताई थी कि जैसे कुल पद मान लो 100 के सापेक्ष 20% के आधार पर महिला क्षैतिज आरक्षण हेतु 20 पद निर्धारित हैं। यदि चयन करते वक्त में क्या हुआ कि आरक्षित श्रेणी में 0, अन्य पिछड़े वर्ग में 10, अनुसूचित जाति में यहाँ पर 5, अनुसूचित जनजाति में 5 अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी होती है तो ये आरक्षण पूर्ण माना जाएगा। मान लो कि महिला जो आरक्षण है, 20 महिला सिलेक्टेड है। कितनी महिला? 20 महिलाएं, और वो यूआर में नहीं रही, यूआर में वो सेलेक्ट नहीं हो पाई, और 10 ओबीसी में सीटें भर गई और 5 अनुसूचित जाति में और 5 जनजाति में। अब टोटल मिला के 20 महिलाएं यहाँ पर हो जाती हैं तो भी महिला आरक्षण यहाँ पर पूर्ण माना जाएगा। और यदि अनरिजर्व कैटेगरी में जाती हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि वो मान्य नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरे गाइडलाइन जारी की थी, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी ये महिला आरक्षण को लेकर। ऐसे ही दिव्यांग आरक्षण की बात है, यहाँ पर स्पष्ट है, मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया सरकार ने किस तरीके से माना जाएगा। अगर अनरिजर्व में जाते हैं तो अनरिजर्व वाले में नहीं माना जाएगा। वही मैं बता दूं कि जो अब ऑर्डर में जो सम्मिलित किए गए हैं उनको क्या क्या इसमें विशेष बातें हैं। ये 2020 रिट याचिकाकर्ता महेंद्रपाल के लिए पेश है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंदी रूपांतरण है जो कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि रिटेन सबमिशन में सबमिट किया जा रहा है कि मेधावी आरक्षित श्रेणी की सीमा तक सहायक शिक्षक के पदों पर 67.867 उम्मीदवारों का चयन करते हुए R3 द्वारा जारी सूची 1/6/2020 के लिए सामान्य श्रेणी के कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) का उल्लंघन करते हुए सामान्य श्रेणी की रिक्त के बजाय आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया। याचिकाकर्ताओं ओबीसी एससी उम्मीदवार हैं जिन्हें आरक्षित श्रेणी में सीटों में के अपने हिस्से पर चयन और नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। आरक्षित श्रेणी के रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित एमआरसी उम्मीदवारों के कारण, मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो अनरिजर्व में कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया, जबकि जो आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा का पालन हुआ, उल्लंघन हुआ है। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर कोर्ट इसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोर्ट हमेशा कानून और एक्ट के आधार पर ही चलता है। श्रेणी में सीटों के अपने हिसाब से चयन और नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित एमआरसी उम्मीदवारों के कारण। ये चीज थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आरक्षण अधिनियम धारा 3(6) के अनुसार फिर से घोषित करके एक नई सूची जारी की जाएगी। नई सूची जारी करने की बात की गई है। श्रेणीवार कट ऑफ अंक, गुणांक, बिंदु अंक एवं श्रेणी जिससे ऐसे उम्मीदवार चयन किया गया है जिनका खुलासा करना है। मतलब कि यहाँ पर बात की गई है कि जो लिस्ट जारी हुई थी उसको कोर्ट अपनी तरफ ले ले और उस पर बहस कराए या उसको मॉनिटाइज, मतलब उसको अध्ययन करे, जिससे कि वहां पर आरक्षण की पूरी विसंगति है जो भी है तो क्लियर हो। दूसरा कि स्पष्ट है कि 24/5/2022 विपरीत क्रम में 36 लंबवत आरक्षण लागू करके चयन सूची तैयार करने में विसंगतियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और वहीं पर आरक्षित पदों पर एमआरसी उम्मीदवारों की नियुक्ति और टेट एवं एटीआरई परीक्षा में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले आरक्षित उम्मीदवारों के पहलू पर विचार किए बिना चयन सूची तैयार की गई है। इस प्रकार रिट याचिका में उठाई गई दलीलों की पुष्टि की जाती है। तो रिट याचिका को चयन सूची को रद्द करके और प्रतिवादियों को आरक्षण अधिनियम के अनुसार इसे फिर से तैयार करने के बाद नई चयन सूची जारी करने का आदेश देकर अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि 1994 के अन्य पैरामीटर के हिसाब से और जो याचिकाकर्ता संख्या है वो 13 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनका नाम 5/1/2022 को प्रकाशित 6800 उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
मतलब कि जो सरकार ने सेकंड वाली जो लिस्ट निकाली थी 6800 की, उसमें सूची में उनको शामिल नहीं किया है, जो कि मतलब उस 19,000 सीटों में रेंज में आ रहे थे। अब शासनादेश की स्पष्ट उन्होंने बात कर दी है, पॉइंट टू पॉइंट बात रखी है। 69 शिक्षक पदों को रोक कर भरने का राज्य सरकार का निर्णय है। ATRE 2019 है, विज्ञापन आप लोग देख सकते हैं, संचालित है। ATRE 2000 परीक्षा आयोजित की गई। सामान्य के 65% और आरक्षित वर्ग के 60% अंक निर्धारित किए गए थे। यहाँ पर स्पष्ट है कि और ATRE 19 का परिणाम घोषित किया गया। उसके बाद में 1,46,000 योग्य अभ्यर्थियों का यहाँ पर पास हुए। सरकार के ऑनलाइन आवेदन भरने की अनुमति और अनुमोदित कार्यक्रमों की अनुमति दी थी सरकार के द्वारा। अब इसके बाद में 1993 आपूर्ति SEC और यहाँ पर 277, तो ये एक याचिका संख्या थी। अब विरोधियों के वकील के साथ साथ विद्वान महाधिवक्ता को विस्तार से सुनने के बाद विस्तृत आंतरिक आदेश 27/1/2022 द्वारा इस माननीय न्यायालय ने प्रदान किया कि किसी की परिस्थिति में 1/12/2018 को विज्ञापित 69,000 रिक्तियों से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा और बिना विज्ञापन रिक्तियों को विज्ञापित किए बिना और उनके संबंध में चयन के लिए नहीं भरा जाएगा। मतलब कि 69,000 की भर्ती है तो 69,000 ही चयन होना चाहिए। तो याचिकाकर्ताओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर विचार किए जाने के प्रश्न को उक्त आंतरिक आदेश में निपटाया गया है। यह देखते हुए कि भले ही याचिकाकर्ता 1 से 5 पहले चयन में सफल नहीं हुए, लेकिन वह चयन में उपस्थित होने के हकदार थे। लेकिन किसी को भरने के लिए 69,000 से अधिक पद 6800 से पदों का विज्ञापन किए बिना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को और असंवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। और याचिकाकर्ता संख्या 6 के संबंध में यह देखा गया है कि यद्यपि यह चयन उपस्थित नहीं था, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे भविष्य में होने वाली अतिरिक्त रिक्तियों के खिलाफ चयन में उपस्थित होने का अधिकार होगा। यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि जो एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट से कि 69,000 की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पर सरकार अगर 6800 पद देती है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि 69,000 की भर्ती प्लस 6800 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि भर्ती में इतना ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर फिर से विवाद पहुंचेगा कोर्ट में। 13/5/2022 के माध्यम से इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ के निष्कर्षों को बरकरार रखा माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें वर्तमान रिट याचिकाओं को प्राथमिकता देने के लिए याचिकाकर्ताओं के लोकस के पहलू सम्मिलित हैं। अधिकारों के साथ साथ निजी प्रतिवादियों ने रिट याचिकाओं के कथनों का खंडन करते हुए कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है, जो कि विरोधी पक्ष द्वारा रिट की गई अवमानना को स्वीकार करने के समान है। शासनादेश 5/1/2022 एवं चयन सूची 5/1/2022 को याचिकाकर्ताओं पर लागत के साथ निस्तारित किया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कह दी है कि 6800 के साथ में 69,000 की जो लिस्ट आनी थी वो नहीं आई, और क्योंकि 6800 के पक्ष में सरकार है, गवर्नमेंट है, तो 6800 लाजमी है कि हो सकती है। और जो 1994 का एक्ट की वजह से आरक्षण पूरा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 27 और 21% को लाभ मिल सकता है, या फिर याची लाभ भी यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी हो गई है। अगर 27-21 को मिलता है तो साथ में 6800 को ही नियुक्ति मिलनी तय है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं जनरल वाले भी अपना EWS का मैटर लेकर बहस कर रहे हैं, जनरल वाले भी बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौका रहेगा कि अगर 27-21 पर भी बात बनती है तब भी 6800 की नियुक्ति यहाँ पर होना लगभग कन्फर्म सी हो जाती है। और इन सभी आदेशों को देखकर इस तरीके से लगता है कि 27-21 आरक्षण पूरा होगा, या फिर कोर्ट याची लाभ भी दे सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई वकीलों के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं है। यदि सरकार चाहे तो पूरा का पूरा मैटर को क्लोज कर सकती है। एक समायोजन करने के बाद में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। जो भी वर्ग है, चाहे सारे वर्ग खुश हो जाएंगे, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे OBC वर्ग हो, चाहे 6800 हो। तो सरकार इस पर क्या विचार करती है आगे वाले टाइम में, ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर होगा।
2-3 दिन के अंदर में कंप्लीट सबमिशन सबका हो जाएगा। लगभग 90% जिनका रिटन सबमिशन में कंप्लीट हो गया है और फाइनल सबमिट करने के बाद में उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर में ऑर्डर रिलीज हो जाएगा और आप सभी लोगों की किस्मत का जो ताला है वो खुल जाएगा। छोटी बड़ी अपडेट मेथड से संबंधित कोई भी रहेगी, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक देते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।